हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन एंड आज के लेक्चर में हम लोग चालू करने वाले एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम आज चालू करने वाले, ठीक है। चलो, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कुछ हमारे यहाँ पर इंडेक्स होने वाले हैं, ये हमारे कुछ पॉइंट्स होने वाले जो हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। यहां से हम इस चैप्टर को चालू करेंगे, ठीक है। यहां से हम इस चैप्टर को चालू करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। इंट्रोडक्शन, आगे क्या, ओके, ठीक। यहां से हमारा चैप्टर चालू है और सबसे पहले ही हमें चैप्टर में सॉल्यूशंस चालू करते हैं इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कुछ मिक्सर्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस 10th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ के आए थे, है ना। 10th स्टैंडर्ड तक मिक्सचर क्या होता है, उसके बाद में होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया वहां से हो गया था, है ना। अब हम उसी को थोड़ा सा और आगे यहाँ पर लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब हम उसी को थोड़ा सा और आगे यहाँ पर लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मिक्सचर क्या होता है। अब मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, दो चीजों का मिक्सचर, ए प्लस बी गिव्स सी। अरे हाँ या ना, ए को बी के साथ मिक्स करोगे मुझे सी मिलेगा। सी इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ये सिंपल सा डेफिनेशन वहां पर मिक्सचर का बताया गया। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि कंपाउंड ए और बी के ये दोनों का मिक्स करने के बाद में हमें सी मिल रहा था, है ना। यही तो हमने देखा था मिक्सचर, तो इसी को तो बोलते हैं मिक्सचर। अब हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड इन यूनिफॉर्म, मतलब ए और बी एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फॉर एग्जांपल, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर सॉल्ट ले लेते हैं। सॉल्ट का किसके साथ मिक्सचर हम कराएंगे, वाटर के साथ में। सॉल्ट और वाटर का जब आप कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सलाइन वाटर मिल जाएगा। अरे हाँ या ना, सलाइन वाटर मिल जाएगा। अब सलाइन वाटर में किस तरीके से होमोजीनियस हुआ सर, अरे जब आप उसके अंदर सॉल्ट डालते हो वाटर के अंदर तो पूरी अच्छी तरीके से उसके अंदर मिक्स हो जाता है ना, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, जिसमें दोनों अच्छे से मिक्स नहीं होता है, दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, वो चीज अगर हमें देखना है तो उसका हम एक और एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। उसका एग्जांपल हम क्या लेंगे यहाँ पे, उसका एग्जांपल हम ले लेंगे सॉइल। सॉइल प्लस वाटर, पानी के अंदर भैया मट्टी को डालो और घोर दो, देख लो उसके अंदर क्या होता है। वाटर के अंदर अगर आप सॉइल को डाल के इस तरीके से स्टेरलाइजेशन करोगे तो वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, वो अच्छे तरीके से उसमें मिक्स नहीं होगा। ये चीज हमें याद रखना है, जो अच्छे से, जो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो वो क्या हो जाएगा, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया, और जो अच्छे से मिक्स हो जाए वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। चलो यहां तक आपको क्लियर है। और यहाँ पे हमको डायग्रामेट्रिकली भी बता दिया गया। मान लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये ए का पार्टिकल हो गया, ये बी का पार्टिकल हो गया। कलर चेंज कर ले, ब्लैक। ये ए का पार्टिकल, ये बी का पार्टिकल, ये ए का पार्टिकल, ये बी का, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। इस तरीके से आप देख रहे हो होमोजीनियसली एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से ये एक दूसरे में होमोजीनियस मिक्सचर हो जा रहा है। बट हेटेरोजीनियस में देखो भैया, यहां कहानी अलग है। यहां पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, मान लेते हैं ये ए है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, बी है भैया। अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, यहां पर डायग्रामेटिकली भी आपको हमने समझा दिया क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर और क्या होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद हमें कुछ यहां पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को हम पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से पहले भैया सॉल्यूशन क्या होता है वही हम देख लेते हैं ना। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, सॉल्यूशन इज एन कंपोजिशन ऑफ, सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट, टू थिंग्स। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू थिंग। इसके अंदर क्या आता है, सोल्यूट, सोल्यूट आता है, और क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब एक दूसरे से होमोजीनियसली मिक्स हो जाएं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना, जब उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन। अरे यही सॉल्यूशन के बारे में पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सॉल्यूशन इज एन कंपोजिशन ऑफ टू थिंग, व्हाट,
सोल्यूट और सॉल्वेंट, इसका एक एग्जांपल लेकर के देखें। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, है ना। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट का अगर हमें एग्जांपल लेना है तो हम ये ले सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ बहुत तरीके के सोल्यूट भी अलग अलग तरीके के होंगे, सॉल्वेंट भी अलग अलग तरीके के होंगे। हम वही अपना पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं भैया। सॉल्ट को लिया किसके साथ में, वाटर के साथ में लेंगे, है ना। सॉल्ट को ऑयल के साथ में आप लोगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक सॉल्ट NaCl ये पोलर होता है, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। अभी इतना याद रखना कि सॉल्ट को अगर हम वाटर के साथ में मिक्स कराएंगे तो मिक्स हो जाएगा, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर क्या है, एक तरीके का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है भैया, सॉल्ट और वाटर का है ना। अब यहां पर जो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि जब हम नमक और पानी को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक सेलाइन वाटर मिलता है ना। तो वो जो उसका फिजिकल स्टेट रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, है ना। ये अपने को लिक्विड मिलेगा। ये लिक्विड, इनमें से वाटर लिक्विड था या सॉल्ट लिक्विड था, ओके ये लिक्विड था, है ना। यहां से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां मिलने वाला है अभी, ये लिक्विड था और ये कैसा था, ये अपने को सॉलिड था। तो भैया सॉलिड और लिक्विड मिक्स हुआ और मुझे लिक्विड मिल गया। तो जो मुझे बन रहा है इसका जो फिजिकल स्टेट है वो जिसके साथ भी सेम होगा, जो आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो जिसके साथ भी सेम होगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा यहां पर सॉल्वेंट। क्या बन गया, ये अपना सॉल्वेंट बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूट। आई होप आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में समझ में आएगा। सोल्यूट वो होता है जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है क्या, तो ये एक चीज अपने को यहां पर याद रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन भैया क्या होता है, इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू थिंग, व्हाट, सोल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। एग्जांपल के लिए हम सॉल्ट एंड वाटर ले सकते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, सलाइन वाटर मिलता है, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है। वो लिक्विड फिजिकल स्टेट वो किसका अडॉप्ट करता है, वो आपका सॉल्वेंट का अडॉप्ट करता है। तो ये अभी हमें ये भी नहीं पता था कि भैया इनमें से सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है, बट मुझे पता चला ये लिक्विड, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्वेंट हो जाएगा। ये सब केसेस में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको धीरे धीरे एक एक परत हम और खोलते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, चलते हैं, इतना आपको समझ में आया, ओके। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब जैसे हमने वहां पे बात किया कि हमने क्या ले लिया था, सॉल्ट। सॉल्ट कैसा था, सॉलिड था। सॉल्ट हमको पता है सॉल्ट का क्या होता है, सॉल्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टेट के हिसाब से यहाँ पर हमें इसे बनाया गया है। फिजिकल स्टेट हमें याद रखना पड़ेगा इनका। अगर सॉलिड हुआ, सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है, अरे सॉलिड लिक्विड के साथ में सॉल्ट वाटर बता देना ना यार, सलाइन वाटर, सी वाटर, ये देखो, है ना। ये आपको याद रखना है। सुगर इन वाटर, सुगर इन वाटर आपको याद रखना है। बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ये भी आपको याद रखना है। बट बेसिकली क्या करना है ना, अगर ये आपको ना बोर्ड्स में काफी बार पूछा जाता है, काफी बार इनमें से आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें से याद रखना पड़ेगा। सब मत याद रखना, एटलीस्ट सबका एक एक याद कर लेना, ठीक है। अब आपका क्या होता है, सॉलिड सॉलिड के साथ, अरे भैया सॉलिड सॉलिड के साथ एलॉय, हमने अपने 10वीं में पढ़ा था। एलॉय मतलब स्टेनलेस स्टील वगैरह होता है ना, वो कैसे बनता है, वो क्या होता है, उसके अंदर कॉपर, फेरस, ये सब मिक्स करके बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो आपकी मम्मी ऑर्नामेंट्स पहनती है, गले में जो गहने पहनती है, जो भी अपने बॉडी में पहनती है गहने वगैरह, वो कैसे बनता है, वो दो कंपोजिशन के, वो दो चीज को मिला करके बनता है। क्या होता है उसके अंदर, वो एक्चुअली में एलॉय ही तो होता है। कैसे, देखो, वो होता है गोल्ड। अब 24 कैरेट का गोल्ड तो होता नहीं है ना। 24 कैरेट का गोल्ड हम लोग नहीं यूज करते, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ गोल्ड और थोड़ा बहुत उसमें कॉपर या सिल्वर का मिक्सिंग करते हैं, सो दैट वो थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाए, तभी ना हम उसको बना के पहनेंगे। ऐसा हो जाए हम खरीद के लेकर के आए बना करके और वो वापस से खराब हो जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो वहां पर जब सॉलिड और सॉलिड का वहां पर हमें मिक्सर मिल जाता है, जो कि मेटल एलॉय यहाँ पर अपने को लिखा हुआ है, समझ में आ रहेगा। ब्रास और ब्रॉन्ज, ये सब आपको बहुत ही ज्यादा यूज करते हुए डेली लाइफ में आपको पता चल जाएगा ब्रास और ब्रॉन्ज क्या होता है, ठीक है। अब आपको ये भी एक क्लियर हो गया, जब आपको सॉलिड रहेगा और सॉलिड रहेगा तो सिमिलरली आपके पास में सॉलिड है और गैस है, इस तरीके का। आयोडीन इन एयर, एयर अपना क्या हो गया, एयर अपना क्या हो गया भैया, एयर अपना गैस हो गया। आयोडीन अपना कैसा होता है, सॉलिड होता है। समझ में आ रहा है क्या, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना लिखा हुआ इतना ही आपको पढ़ लेना है। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, गैसोलीन हो गया, इथिलीन इन वाटर हो गया, है ना, इतना सब याद रखना है। लिक्विड सॉलिड हो गया। देखो ये गैस वाला याद रखना, कहा गया गैस, ठीक है, ये गैस वाला याद रखना। गैस वाली कहानी ना काफी बार पूछा गया, गैस इन सॉलिड, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, ये सब थोड़ा सा याद रखना,
क्योंकि काफी बार पूछा गया है ना। अभी एक यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे लिक्विड और सॉलिड का एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला लिक्विड सॉलिड के साथ में जाता है तो क्या बनाता है भैया। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, लिक्विड में आप कोई मेटल को ले लो भैया, लिक्विड में तो कोई मेटल होता नहीं है, लिक्विड में मेटल होता है ना, कौन सा, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी मर्क्यूरी किसी भी सॉलिड मतलब किसी भी मेटल के साथ में जाता है तो अमलगम बनाता है। क्या बनाता है भैया, अमलगम बनाता है, बबलगम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। क्या बनाता है, अमलगम। यहां पर अपने को वो दिया हुआ है, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद मेटल्स, कोई भी मेटल के साथ में मर्क्यूरी जाएगा अमलगम बना लेगा। देखो भैया एक सबसे खतरनाक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एरोप्लेन में जाओगे वहां पर आपको मर्क्यूरी ले जाना परमिसेबल नहीं होता, बिकॉज क्या होता है ना, एल्यूमिनियम के साथ में जब मर्क्यूरी रिएक्ट करता है वहां पर अमलगम बन जाता है, समझ में आ रहा है। और वो एक्चुअल में क्या होता है, ये राख होता है ना, एश, वो बन जाता है, और आपका एक छोटा सा भी, इतना छोटा सा मर्क्यूरी अगर चाहे तो पूरे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसीलिए वहां पर वो चीज का वार्निंग रहता है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां से देख लिया, तो ये आप कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। ओके, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स को बारे में हम बात करने से पहले एक चीज याद रखना है कि ये आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप अभी 11th में ये वीडियो देख रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 11th में ही करा दिया जाएगा, ठीक है। और काफी बार ये पूरी प्रीवियस बुक्स में क्या थे, 12th में दिए हुए थे, बट अभी क्या कर दिया, इसको 11th में कर दिएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए और आपने क्या देखा, मार्केट में गए भैया, हम क्या खरीदने गए हैं मार्केट में हम खरीदने गए हैं आलू। क्या खरीदने गए हैं, आलू खरीदे हमने भैया, हमने क्या खरीद लिया, आलू खरीद लिया, पोटैटो। आप क्या उनको बोलोगे, भैया मुझे 1 किलो आलू दे दो, है ना। आपने 1 किलो जो यूज किया, ये क्या यूज किया, ये आप उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, आलू खरीदने जाते समय वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलो ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप चले गए भैया दूध वाले के यहाँ, किसके यहाँ चले गए, दूध वाले के यहाँ पर, दूध वाले के यहाँ पे गए, बोले भैया मुझे क्या दे दो, मिल्क दे दो। आप बहुत हाई फाई क्लास में रहते हो, आप उनको क्या बोले, हमें क्या दे दो, मिल्क दे दो, हमें क्या दे दो, दूध दे दो। अब ये चीज याद रखना कि इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लीटर मिल्क। तो ये जो लीटर हो गया ना, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिट हो गया। सर इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बोलते हो कि मुझे ये केजी में दे दो, ये मुझे लीटर में दे दो, है ना, ग्राम्स हो गया, किलोग्राम्स हो गया, ये सब क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशनल यूनिट है। इसी तरीके से जब हमें कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम काफी सारे अलग अलग चीज यूज करते हैं, जो चीज हम कहां पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, है ना, ये सब चीज हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, वेट बाय वेट सबसे पहला और बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक भी चीज को हम यहां पर स्किप नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम यहां पे सब चीज कवर कर ले। पहला हम यहां क्या देखते हैं, वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट। फॉर एग्जांपल आपको दिया रहेगा सॉल्यूट दिया है ना, सॉल्यूशन का अगर आपको बोल दिया भैया सॉल्यूशन के अंदर वेट बाय वेट पर कैलकुलेट करो, पर्टिकुलर एक सॉल्यूट का वेट बाय वेट पूछा जाएगा आपको निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है कि उसका मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना है और मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको आ जाएगा। अरे हमें पता है ना, कुछ परसेंटेज जैसा निकाल रहे हैं, किसका परसेंट निकाल रहे हैं, वेट, वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेंगे वेट बाय वेट के ऊपर, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, यहां पर in a solution solute of a 10 gram is dissolved in 100 gram of solvent, find the weight of weight by weight मुझे निकालना है। अरे है ना, वेट बाय वेट मुझे निकालना है। वेट बाय वेट कैसे निकलेगा, हमारा प्रीवियस वाला फॉर्मूला अगर आप यहां से ध्यान दे दो, प्रीवियस वाला हमने जो फॉर्मूला देखा था, क्या बोला था, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना है चीज को। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं भैया, सॉल्यूट तो हमें यहां पे क्लियर कट दिख रहा है, कौन है, सॉल्यूट हमें यहां पर क्लियर कट दिख रहा है। इन अ सॉल्यूशन सॉल्यूट ऑफ 10 ग्राम, मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया भैया। और उसके बाद में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन अपने को नहीं दिया, जो लोग बहुत ही फटाक से क्या करेंगे, ये वाला लेकर के वैल्यू निकाल लेंगे, गलत हो जाएगा भैया। क्यों, अरे ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करना है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करोगे तो कितना होता है, 110
ग्राम होता है ना, 110 ग्राम हो रहा है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है ये सोल्यूट है, दोनों को मिक्स कर दो सॉल्यूशन बन जाएगा। अरे हाँ या ना, तो मास ऑफ सोल्यूट मिल गया भैया, मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया। किस चीज की देरी, फाइंड आउट कर दो। अरे फाइंड आउट कर दो, अपने पास तो सब कुछ आ ही गया यहाँ पे। ओके, वेट बाय वेट परसेंट अगर मुझे निकालना रहा तो मास ऑफ सोल्यूट मुझे कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 110 ग्राम इनटू 100। अरे हाँ या ना। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट को हमेशा लेकर के, मैं आपको पहले बता रहा हूँ न्यूमेरिकल करते समय यूनिट लिखने में क्या जा रहा है भैया, थोड़ा सा इंक और खर्चा होगा, बट आपको ना फाइनली कभी यूनिट में अटकना नहीं पड़ेगा। ये ग्राम कैंसिल, ये ग्राम कैंसिल, है ना, ये जीरो गया, ये जीरो गया। अभी यहां से क्या हो जाएगा, ये 100 द होल डिवाइडेड बाय 11, है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आपका आंसर आएगा उसको परसेंट में आप लिख लेना, है ना। ये इतना सिंपल सा कैलकुलेशन आपको किसके ऊपर पूछ लिया जा सकता है, वेट बाय वेट के ऊपर पूछ लिया जा सकता है ना। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया रहेगा। चलते हैं आगे फिर। ओके, इतना हो गया अपना। ओके, चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखेंगे। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में जिस तरीके से हमने वेट बाय वेट कैलकुलेट किया था भैया, उसी तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है क्या, किसका वॉल्यूम ले लेना है मुझे, सोल्यूट का वॉल्यूम ले लेना है। अरे हाँ या ना, सोल्यूट का वॉल्यूम ले लेना है, ये वाली चीजें, सोल्यूट का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से। जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो इन सब का मतलब क्या होता है, हमें ये पता करना है कि भैया सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ये अगर कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ा कि देखो हमने ए लिया, मेरा सोल्यूट था, बी लिया हमने सॉल्वेंट, हमने मिक्स कर दिया, मुझे सी मिल गया, दिस इज व्हाट आर सॉल्यूशन। मुझे पता करना है सॉल्यूशन में ए कितना अपने वेट परसेंट में कंसीडर कर रहा है, मतलब 100% सी का सॉल्यूशन यहां पर है, तो उसमें ए का कितना परसेंट है और बी का कितना परसेंट है, बाई वेट बाई वॉल्यूम, है ना। वही सब चीजें तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अभी इसका हम ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि उतना टाइम का कंस्ट्रेंट है, और आप इसका एक एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या देगा, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का भी सिंपल फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट ले लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेना, उसको क्या कर देना 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको परसेंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए था। अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहां पर पार्ट्स पर मिलियन आ गया। पार्ट्स पर मिलियन भी एक तरीके का कंसंट्रेशन टर्म है, इस तरीके से हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। देखो उतना ज्यादा आपने इसको यूज नहीं करना है, अपने को आगे ये सब ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट कोई चीज को हमें छोड़ के भी तो नहीं जाना, हर एक चीज को कवर करना है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम यहां पर देख लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन है, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, यहां पे मैंने लिख दिया है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। वो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 100, ये ना सिंपल सा यहां पर दिया हुआ है, ये हमने यहां से फाइंड आउट कर लेना है। अब ज्यादा इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं रहेगा, ओके ठीक है। अब यहां पर सबसे मेन चीजें आ रही है। अब जो यहां से मोल फ्रैक्शन आएगा, मोलैरिटी आएगा, मोलैलिटी आ जाएगा, ये सब आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये सब अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डे टू डे हम इनको बहुत ज्यादा अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। तो इन सब चीजों के अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहला क्या पूछा गया, मोल फ्रैक्शंस को, मोल फ्रैक्शन को पूछा गया। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, मोल फ्रैक्शन आ गया है, मोल फ्रैक्शन को अब हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हमें याद रखना है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, लेट्स सी विदाउट बिफोर गोइंग दिस डेफिनेशन, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि a प्लस बी गिव्स व्हाट c, और यहां पर सॉल्यूशन बना देते हैं। अरे हाँ या ना, ओके। ये हमारा कंटेनर था, इस कंटेनर में हमारे ए के पार्टिकल्स थे, ये हमारा दूसरा कंटेनर जिसमें हमारा बी के पार्टिकल्स थे, ये मेरा तीसरा कंटेनर जिसमें मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। अरे हाँ या ना भैया, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे। यहाँ पे सब ए के पार्टिकल है ना, यहाँ पे सब बी के पार्टिकल्स हैं। जब ए के पार्टिकल्स सब यहाँ पर थे, बी के पार्टिकल्स यहाँ पे थे, अब जब ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। अब सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें ए बी सब आ जाएगा। अरे है ना, ए आ गया, बी आ गया, और यहाँ पर ए आ गया, बी आ गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ए और बी के मॉलिक्यूल्स
आ जाएंगे। हमें ये पता करना है कि सॉल्यूशन के अंदर ए कितना है ना, ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, यही तो मुझे पता करना है सॉल्यूशन में। वी आर नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हियर एंड हियर, बिकॉज यहां पे मुझे नहीं चेक करना है, मुझे चेक करना है सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है, वो सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। अरे हाँ है ना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, 1 किलो आलू 1 किलो टमाटर लेकर के मिक्स कर दिया। बाद में मैं पूछूंगा तो जो ये तुम्हारे पास में पूरी टोकरी है, इसमें आपका आलू कितना है, तो आप बता दो कि 1 किलो है ना। उसी तरीके से जो हमने ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, हमें कोई पूछ लिया कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो हमें बताना है। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का यहाँ पे कुछ बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑफ अ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है भैया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अरे हाँ है ना, इतना सिंपल सा था। और लास्ट में क्या बताया, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज व्हाट, 1। चलो अभी इतना कर लिया। अभी मैं इसका एक डेफिनेशन यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे ए का पार्टिकल था, बी का पार्टिकल था, ये क्या था अपना सॉल्यूट था, है ना, और ये क्या हो गया अपना सॉल्वेंट था, मिक्स हो गया, क्या बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में व्हाट, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट। सर 2 ही हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, आप 10 कंपोनेंट इस्तेमाल करो, आप 50 कंपोनेंट इस्तेमाल करो, लेकिन सबका मोल फ्रैक्शन जब आप सम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये सेकंड वाली पॉइंट अपना कहता है। अरे हाँ या ना, सिंपल। अब हम आगे चलते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन देखते हैं। ए के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में। ए जब यहाँ पर क्या हुआ कि ए का अगर मोल फ्रैक्शन, पहली बात तो देख लो, मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस जीटा सिंबल से बताते हैं। समझ में आ रहा है किससे बताते हैं, जीटा का सिंबल यूज करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इस तरीके से हम लिखेंगे, उसके पैर पे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे जिसका वो मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ any component is equal to mole fraction of any component is equal to what, number of moles of that component divided by total number of moles of component। अभी यहाँ पर टोटल कितने ही कंपोनेंट भैया A है और B है, तो दोनों के ले लो ना नंबर ऑफ मोल्स। ये हमने फाइंड आउट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज नंबर ऑफ मोल्स of B in a solution divided by total number of moles, मतलब Na plus NB। इतना अपने को क्लियर हो जाना चाहिए भैया। इसके इस सॉल्यूशन में हमने A को मिक्स किया था, B को मिक्स किया था, है ना, A और B है। मुझे ये पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे क्या हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इतना हमें यहाँ पर आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, देखो N ऑफ A क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भैया, हमको गिवन वेट पता रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट पता रहेगा, तब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये याद रखना हमेशा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आता है और आप लोग मिस्टेक करके आते हो। एक बार बेस से समझ लेना क्या होता है। हमने यहाँ पर डेफिनेशन बता दिया कि कोई भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट को डिवाइड कर देना, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना पूरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट के साथ में। समझ में आ रहा है क्या, इतना हमने बता दिया। और ये भी बता दिया कि पूरे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। अभी ठीक है, इतना हमने कर लिया। अभी हमें पता है, इस जगह पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं कि जब आप जीटा A प्लस जीटा B करोगे पर्टिकुलर इसके लिए तो क्या होगा, 1 आएगा। ये चीज याद रखना। तो कभी आप जीटा A निकाल लिया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल गया, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल लेना है। अरे हाँ या ना, दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और ये कैसे होता है आप प्रूफ भी कर सकते हो। देखो एकदम सिंपल है, आप उसको प्रूव कर सकते हो यार, कैसे होता है वो। दोनों चीज को एक साथ में लिख दो। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, इसको ऐड करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। इसको कैसे प्रूव करोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। जब आप इसको ऐड करोगे किसके साथ में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। भैया दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, ये तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दोनों को कैंसिल करोगे 1 आंसर आएगा। इसीलिए हमने ये वाला पॉइंट लिखा।
आई होप आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया रहेगा। ले लो आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है। ओके, इतना आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर दिखता रहेगा आपको क्वेश्चंस, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भैया, मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल का मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन कंटेनिंग द 20% ऑफ C2H6O2। सिंपल सी बात है, ये इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में, इथाइल अल्कोहल के बारे में बात कर रहा है, सॉरी इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में। उसका हमें परसेंट बाई मास दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन, देखो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, वाटर है, वाटर के साथ में क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये दो चीज को मिक्स किया, क्या बना गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है ना। ये दो चीज को मिक्स किया गया और सॉल्यूशन बनाया गया। और बताया जा रहा है कि 20% जो था वो क्या था, इथिलीन ग्लाइकॉल था। 20% मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना परसेंट था, पूरा का पूरा सॉल्यूशन 100 किलो का था। मान लेते हैं 100 ग्राम था, है ना, 100 किलो था, मान लेते हैं कि 100 ग्राम था, किलो में ग्राम में मान लो 100 ग्राम था ये, तो 100 ग्राम था, तो ये और ये को आप ऐड करोगे तो 100 ग्राम बनना चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखोगे इथिलीन ग्लाइकोल को क्या बोला गया, 20% बाई मास, तो मतलब इसको हम 20 ग्राम मान लेते हैं और इसको कितना मान लेंगे भैया, 80 ग्राम मान लेंगे। ये एक छोटा सा अजम्पशन यहाँ पे करना है। अगर आपको ये आ गया तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। आपको सबका गिवन वेट मिल गया। सॉल्यूशन को तो हमें देखना नहीं, सॉल्यूशन को तो हमें इसके बारे में वरीड ही नहीं रहना, सॉल्यूशन को हमें नहीं देखना है। ठीक है, सॉल्यूशन को हम यहां से हटा देते हैं। बस खाली ये समझना था मुझे कि 20 अगर इथिलीन ग्लाइकोल था तो 80 अपना क्या हो जाएगा, 80 अपना यहाँ पर वाटर हो जाएगा। चलते हैं, अब वाटर का मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेना है। तो NW से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और NE से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, NW, क्योंकि मुझे लास्ट में जब किसी मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है, लेकिन इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन जब आप डिवाइड करते हो तो टोटल निकला पड़ता है ना दोनों का। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना हो गया, गिवन वेट 80 अपॉन H2O। H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, देखो भैया 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दोनों का ऐड किया 18, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर आप इसका निकालोगे E का, तो इसका 20 हो जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल, ध्यान से देखो आप, C2 है, C मतलब होता है 12 into 2 मोल, इसका मोलिकुलर मास निकाल रहा हूं मैं, C2H6O2 का, इसका देखो कैसे हो गया। कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है ना। 12 into 2 निकाल दिया, 12 into 2 प्लस 6 into 1 प्लस व्हाट, इसका कितना हो जाता है 16 into 2 24 6 32, ये कितना हो गया 10, तो ये 30 32 62 हो गया, है ना। 62 मिल गया अपने को। ठीक है, अपने को यहाँ पे मिल गया 62। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे NW मिल गया, NE मिल गया, है ना, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, है ना। तो ये मोल्स होता है, MOL मोल। इसका अगर आप यूनिट देखोगे ना तो ये मोल होगा, क्योंकि ये ग्राम पर मोल आता है और ये ग्राम में दिया, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो मोल ऊपर चले जाता है। तो इस तरीके से इसका क्या यूनिट आएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से ये चीज मिटा दूंगा, ये आप देख लेना क्या मैं निकाला था, 62 निकाला था। मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है, इसके एटॉमिक मास को डिवाइड बाय जितना वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, मुझे यहाँ पे पता चल गया कि NW मिल गया, मुझे NE मिल गया, और मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ E निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ E इज व्हाट, 20/62 द होल डिवाइडेड बाय व्हाट, 80 अपॉन 18 प्लस 20 अपॉन 62। ये आप कैलकुलेट कर लेना, यही अपना कैलकुलेशन हो गया। मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियोस बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करूंगा। मैं बस आपको बता दे रहा हूं कि इस सबको टैकल कैसे करना है, आपको न्यूमेरिकल्स करना कैसे। ठीक है, आई होप आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया रहेगा विथ ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमने एक इसका न्यूमेरिकल भी ले लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, चलते हैं, यहां पर देखो। अब दूसरा जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स आ गया वो क्या है, मोलैरिटी है। भैया मोलैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मोलैरिटी अपने को आना ही चाहिए, अगर मोलैरिटी नहीं आया तो आप बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। पेपर में जाने से पहले मोलैरिटी को अच्छे से सीख के जाओ। हम यहाँ पर देखेंगे मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी मैंने बताया एक कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है सॉल्यूशन में कितने आपके कंपोनेंट का वैल्यूज प्रेजेंट है ना। अब यहां पर मोलैरिटी इज व्हाट, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1
लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन को, अभी तो आप ठीक है डेफिनेशन आपके लिए लिख दिया है कि आपको बोर्ड्स में कैसा डेफिनेशन लिखना है। मोलैरिटी को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल M से, ये चीज याद रखना, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट,